हेलो थिरन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए, आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, ये एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना है कि बीडीटीएच के जितने भी नोबल्स एक्सप्लेनेशन थे सारे कट चुके हैं, मतलब है ही नहीं, किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रहा। किसी का ये सजेशन था, मैंने आपको बताया भी। तो हम बीडीटीएच के अपकमिंग एपिसोड को आज एक्सप्लेन करेंगे, जो कि होगा बीडीटीएच एपिसोड 54, जो यानो बाकी सभी लोग की लड़ाई, जहाँ में क्यून मेडुसा और याफी के बीच की जेलिसी भी दिखाई जाने वाली है। तो वो तो हम एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे सीन के साथ, बट आप लोग इसे नोवेल में एंजॉय करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो एपिसोड एंड हुआ था जहाँ पे जोयान ने हाइबॉर्डों को बचा लिया था और सभी लोग अपेयर हो चुके थे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस टाइम पे ये एपिसोड वहां से स्टार्ट होता है जहाँ पे जो यान ने अपना नाम बताया था, और इस नाम को सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हिलने डुलने तक की उनकी हिम्मत नहीं रहती। जिसके बाद नीचे तुरंत ही आवाजें फैलने लगती, क्या ये वही जो यान है जिसने 3 साल पहले मिस्टी क्लाउड सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं क्या मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने ये नहीं किया था, ये नहीं कहा था कि उसे मार दिया गया है, लेकिन ये 3 साल में वास्तव में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी दूसरा पर्सन तुरंत ही कहता है, क्या तुमने अभी नहीं सुना कि उसने क्या कहा। वो जियो क्लेन से जियो यान मिस्टी क्लाउड सेक्ट से अपना बदला लेने के लिए आया है। वो 3 साल पहले मिस्टी क्लाउड सेक्ट को उस हालत तक पहुंचाने में कैपेबल था जहां उसने यूनसेन को लगभग मार डाला था। अब तो उसकी पावर पहले ही इतनी ज्यादा हो चुकी है, ऐसा लगता है कि अब मिस्टी क्लाउड सेक्ट को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। इस टाइम पे तो पूरी सिटी और शहर में बातचीत फैल गई होती है, और 3 साल पहले की जो इस नाम को लेकर सभी की मेमोरीज होती है एकदम तरोताजा हो गई थी। तभी हमें इंपीरियल फैमिली के जिया लाओ दिखाई देते हैं, जो अपने टावर पे ऊंचे खड़े होकर ब्लैक कलर के किसी पर्सन को देख रहे होते हैं, जिसके ग्रीन डू के विंग हवा में फड़फड़ा रहे होते हैं। और जॉन को सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए देखकर वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये बंदा लौट आया। ऐसा लगता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लिए अब चीजें उतनी आसान नहीं होगी। तभी जिया याओ लड़की वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहती है, ग्रैंडफादर उसने केवल अपने एक ही पंच के साथ युंडू और बाकी के 3 लोगों को पीछे कर दिया, साथ ही उसका नाम भी सुना सुना सा लग रहा है। तभी जिया जिंग तियान हंसते हुए कहते हैं, क्या आपको अभी भी एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग याद है, और उसका वो बंदा यान जियो, क्या वो तुम्हें याद है। ये सुनकर याओये उसकी आंखें साइन होने लगती है। आखिरकार 3 साल पहले इस पॉपुलर नाम को भला वो कैसे भूल सकती थी। इसलिए वो तुरंत ही कहती, क्या ये बात तो मैं वही है, क्या उसे जियामा एम्पायर से बाहर नहीं निकाल दिया था मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने। तभी जिया लाओ, जो जिया लाओ को नहीं जानता बता दूं, जिया लाओ हाइबोडोंग के फ्रेंड हैं, अचानक से हंसते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, क्या वापस आया नहीं जा सकता जाने के बाद। मैंने आपको पहले ही कहा था ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। 3 साल पहले उसकी पावर केवल दादूसी पर थी, लेकिन अब उसकी पावर को देखो, उसकी ग्रोथ कितनी तेजी से हुई है, यहाँ तक कि मैं भी अब उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। जब याओ ये सुनती है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, और जिया जिंग तियान की तरफ देखती है। उसे उसकी पावर के बारे में अच्छे से पता था। पूरे जियामा एम्पायर के अंदर अगर उसे कोई हरा सकता था तो वो केवल था युनसेन, लेकिन जोयान वो सामने केवल 20 साल का लड़का था, और वो पहले ही डाउ हुआंग लेवल पर पहुंच चुका था। इसीलिए याओ जैसे ही ये सोचती हो तो उसका तो दिमाग ही गायब हो जाता है, और वो कहती है, ये तो सच में काफी खतरनाक है। ग्रैंडफादर आपकी आंखें तो सचमुच तेज हैं, ये तो काफी अच्छा है कि हमने उसके साथ दुश्मनी नहीं की। और ऐसा कहते वो काफी खुश हो रही होती है। तभी एल्डर जिया लाओ तुरंत ही कहते हैं, मैंने वास्तव में सोचा था कि फ्यूचर में ये बंदा काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 3 सालों के अंदर इस लेवल पर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट जो क्लेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और अब पहले से ही जोयान और उनकी दुश्मनी हो चुकी है। साथ ही अब जियामा एम्पायर के पास जोयान जैसा एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो मुझे तो युनसेन के बारे में टेंशन है, पता नहीं उसका क्या होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, याओ याद रखना, आज के मामले के खत्म होने के बाद जो यान से कांटेक्ट करना, कम से कम हमारी इंपीरियल फैमिली की उसके ऊपर काफी अच्छी छाप होनी चाहिए। जिस पे याओ की आंखें तुरंत ही साइन होती हैं, और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखती है, जो आसमान में दूर खड़ा हुआ होता है और अलग ही टैलेंटेड पर्सन लग रहा होता है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे लगता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अटैक को रोकने के लिए हमें भी अपनी आर्मी को भेजना चाहिए। हालांकि अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये वेट करने से तो काफी बेहतर है। साथ ही वो काफी सॉफ्ट तरीके से कह रही होती है, लेकिन जियामा एम्पायर की एम्परर लेडी के तौर पर उसका बिहेवियर और दिमाग काफी ज्यादा शार्प था। ये सुनकर जिया जिंग तियान थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन वो तुरंत ही से हिलाते हैं, क्योंकि जो यान जैसे पावरफुल पर्सन के होने के बाद अगर वो अभी भी अगर वहाँ नहीं गए तो यह उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, और जो यान के साथ जुड़कर उनके पास जीत की भी काफी पॉसिबिलिटी थी। साथ ही याओ जब जिया जिंग तियान को यानी एल्डर को अपना से हिलाते हुए देखती है तो काफी खुश होती है, और इसके बाद ऑर्डर देती है। तभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के फामा, अब फामा एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उस टाइम पे नहीं थे। फामा तुरंत ही काफी रिलैक्स भरी सांस लेते हुए आसमान में जोयान की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। उन्हें पता था कि जोयान के अचानक से अपेयर हो जाने के कारण मिस्टी क्लाउड सेक्ट जो जियामा एम्पायर में हावी होना चाहता था, उस सिचुएशन को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है जोयान ने।
जिससे वो कहते हैं वास्तव में ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। युनसेन, तुम्हें उसे भागने देना तुम्हारे पूरे बुढ़ापे की सबसे बड़ी गलती है, जिस पे तुम्हें पछताने तक का टाइम नहीं मिलेगा। जिसके बाद हमें म्यू क्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ म्यू क्लेन का लीडर म्यू चे आसमान की तरफ नजरें करते हुए जो यान को देखता है और तुरंत ही अपने क्लेन के मेन मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहता है, आप सभी, उस टाइम पे जब मैंने जो यान की मदद के लिए आप सबसे कहा था, तो आप सभी लोगों ने काफी सारे बहाने ढूंढे थे। अब बताइए अब सिचुएशन कैसी है। और ऐसा कहते वो जोर जोर से हंस रहा होता है। साथ ही म्यू चैन के फेस इंप्रेशन को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और थोड़ा सा उदास भी होते हैं कि वास्तव में अगर वो इस बंदे के साथ जुड़े हुए होते तो ये उनके लिए कितना अच्छा होता। लेकिन इनमें से किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मात्र 3 साल के अंदर ये बंदा इस लेवल तक पहुंच जाएगा। हालांकि हर जगह तो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जो नालान फैमिली थी वहाँ का सीन तो बिल्कुल उदास होता है। सभी निराश दिखाई दे रहे होते हैं और यहाँ पे नालान जी, उनकी तो पूरी बॉडी अकड़ गई होती है। तभी नालान जी की तरफ देखता है तो वो भी थोड़ा सा उदास होता है। आखिरकार आसमान में अपेयर हुआ वो बंदा जिसने जियामा एम्पायर की पूरी सिचुएशन बदलने की पावर रखी हुई है, वो उस टाइम पे उनका दामाद बनने वाला था। इसीलिए नालान तुरंत ही कहता है फादर, जिसमें नालान जी धीरे से उदास होते हुए कड़वाहट से आह भरते हैं और उदास तरीके से अपने हाथ को लहराते हुए कहते हैं, अब मुझे यकीन नहीं कि जो यान हम पर ध्यान भी देगा, लेकिन फिर भी हमें अपने क्लेन की खातिर उससे कांटेक्ट करने की और उससे रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी नायलानसु तुरंत ही कहता है फादर, ये सब यायरान के ईगोफुल और यंग कैरेक्टर के कारण था, वरना। और ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा उदास होता है। तभी नायलान जी उदास होते हुए कहते हैं, हम सारा दोष उस पर नहीं डाल सकते। उस टाइम पे जोयान ने पॉइजन निकालने में मेरी मदद की थी, लेकिन जब मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने उसका पीछा किया, हमने उसकी मदद नहीं की क्योंकि हम उनसे डरते थे। साथ ही मुझे लगता है कि जोयान कभी भी इस मामले को नहीं भूलेगा, इसलिए इस मामले के लिए जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। लगता है बुढ़ापे के कारण मेरी आंखें अब उतनी तेज नहीं है और उन्हें अपने दिल में काफी पछतावा हो रहा होता है, लेकिन पछतावे की तो कोई मेडिसिन नहीं थी। जिसके बाद जोयान आसमान में अपने हैवी जोयान रूलर को निकालता है और हाई वोडोंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रणाम हाई वोडोंग, इन कुछ सालों में जो क्लेन की देखभाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हाई वोडोंग तुरंत ही कहते हैं, जियो यान। इस टाइम पे वो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हैं और जाने पहचाने चेहरे को देखते हुए बेतहासा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं, अरे लड़के, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जिसके बाद एल्डर तुरंत ही कहते हैं, हाई वोडोंग, वैसे जोयान तुम सच में जिंदा थे? मुझे तो लगा। हालांकि तभी जोयान कहता है, एल्डर, बात करने से पहले थोड़ा सा मैं इन लोगों को लौटा के भेज देता हूँ, वरना ये हमें बात नहीं करने देंगे। और इसके बाद जोयान युंडू और बाकी के 3 लोगों की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, वैसे मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? युनसेन को अभी मैं अपने हाथों से मारूंगा। आखिरकार ये मैंने सबके सामने जो कहा था। दूसरी तरफ युंडू, उसके तो इंप्रेशन ही बदल जाते हैं भाई। जोयान के अचानक अपेयर होने के कारण उसकी तो पूरी स्ट्रेटजी ही बर्बाद हो गई थी। हालांकि युंडू काफी टेंशन फ्री होता है क्योंकि उसने देखा था जोयान यहाँ पे केवल अकेला था जैसे पहले था, जबकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास पूरी की पूरी आर्मी थी। इसलिए वो तुरंत कहता है, लड़के, अगर तुम मुझसे निपटना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें हमारे सेक्ट लीडर और मास्टर से निपटने से पहले हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। तुम कोई बड़ी चीज थोड़ी हो। और तुरंत ही वो फ्लेयर को हवा में फायर करता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और 5 लाइट रेज चार्ज होते हुए वहाँ पे अपेयर होती हैं। और ये 5 के 5 लोग डू वांग लेवल पर थे क्योंकि इनके पास डुइकोई विंग होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने इस टाइम पे प्राइमल क्लेन को खत्म करने के लिए पूरे के पूरे एफर्ट कर रखे थे। तभी जोयान कहता है, 7 डाउ वोडोंग और 2 डू हुआंग, 7 डू वांग और 2 डू हुआंग। ये लाइनअप काफी खतरनाक है। लगता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट काफी खतरनाक हो गया है। जिसके बाद जोयान कहता है, क्या तुम लोग अभी भी क्वांटिटी पर ही बिलीव करते हो? ये वाला तो अब टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है। जिसके बाद जोयान में आसमान में खड़े हुए इन 9 लोगों को देखते हुए हंसने लगता है। तभी हाई वोडोंग कहते हैं, अरे भाई, अलर्ट रह, लापरवाही नहीं, वो पावरफुल लोग हैं। भले ही तू पावरफुल हो गए हो, लेकिन ऐसे हल्के में नहीं लिया जाता एनिमीज को। जिसपे जोयान स्माइल करते हुए कहता है, हाई वोडोंग, एल्डर बस 2 मिनट रुकिए, सरप्राइज लेके आया हूँ, आप भी देखकर खुश हो जाएंगे। और इसके बाद जोयान युंडू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी भी नुकसान झेलना पड़ेगा? क्या तुम तैयारी करके आ सकते हो तो मैं तैयारी करके नहीं आ सकता? और इसके बाद जोयान ताली बजाता है और अचानक ही युंडू और बाकी लोगों के सामने जोयान की हरकतें देखकर वे हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अपेयर होती हैं काफी सारी नाव और उनसे 10 से ज्यादा ह्यूमन फिगर्स तेजी से नीचे की तरफ कूद पड़ती हैं, जिन ह्यूमन फिगर्स में से हर किसी के पास अपने अपने डुइकोई विंग होते हैं। जिसके बाद जोयान कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट चखाता हूँ। और जोयान की बात को सुनकर तो युंडू का चेहरा पीला पड़ जाता है।
हालांकि यह पिछला एपिसोड भी इसमें मैंने कवर किया है नोवेल के अकॉर्डिंग, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है न्यू चैप्टर। इस टाइम पे लाइट की रेज 1 दर्जन से ज्यादा ह्यूमन फिगर होती हैं जो अपने डुई के विंग्स को फड़फड़ा रहे होते हैं, और सभी की नजरें इस टाइम पे युंडू और बाकी लोग को देख रहे होते हैं और उन्हें घेरे हुए होते हैं। साथ ही उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे, और पीठ पे डुई के विंग्स को देखते हुए इस टाइम पे पूरा का पूरा शहर शांत हो गया होता है, और सभी कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 10 प्लस डू वांग ये लाइनअप ये तो पूरे जियामा एम्पायर को पेल सकता है। जहाँ वास्तव में 1 या 2 डू वांग देखने को नहीं मिलते थे, यहाँ इतने सारे देखने को मिल रहे थे। और अब तक युंडू और बाकी लोग भी काफी हैरानगी से जुआन की तरफ देखते हैं। वे समझ गए थे ये वाला जुआन पिछला वाला जुआन नहीं है, और अब जोयान मिस्टी क्लाउड सेक्ट को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए वो हाई बोडोंग जोयान की तरफ इस बार देखते हुए कहते हैं, जियोयान क्या ये सभी लोग तुम्हारे साथ हैं? इस टाइम पे वो भी हैरान थे। तभी जॉन अपना सेल आता है, जो देखकर हाई बोडोंग रिलैक्स फील करते हैं और काफी खुश भी होते हैं, और जॉन के कंधे को थपथपाते हैं, क्योंकि पास्ट का वो लापरवाह आदमी वास्तव में अब काफी समझदार हो गया था। अकेले आने के बजाय और अकेले कहीं भी घुस जाने के बजाय वो अब टीम को लीड करके और अपनी सेना को इकट्ठा करके ही फाइट करना जानता था। तभी जॉन अपनी आंख उठाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में युंडू और बाकी लोग को देखता है, जिसमें 2 डू हुआंग और 7 डू हुआंग लेवल के वॉरियर थे। जिसके बाद जॉन कहता है, मेरे लौटते ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, मैं इसे जरूर एक्सेप्ट करूंगा। हालांकि जॉन ने कहा तो काफी नॉर्मली था, लेकिन इसमें कोल्डनेस को कोई भी फील कर सकता था। साथ ही युंडू भी समझ गया था कि सिचुएशन को देखते हुए वो पेल दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ से मिस्टी क्लाउड सेक्ट तक पहुँचने के लिए अभी भी कम से कम आधे घंटे की जरूरत थी, और अपने ग्रुप की क्वांटिटी को देखते हुए उसे लग रहा था कि वो इतना टाइम तो निकाल लेगा। तभी लिनियान कहता है, जोयान क्या ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग हैं? वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 7 डू वांग और 2 डू हुआंग, अगर इसे अपन ब्लैक कॉर्नर रीजन में भी रखते हैं तो ये लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। भले ही इन्हें पेल दिया जाए वो बात अलग है। जिसपे जोयान भी सहलाते हुए कहता है, किसी को मत छोड़ना। और जोयान का इतना कहते ही लिनियान तुरंत ही कहता है, बिल्कुल। और बाकी के सभी लोग तुरंत ही अपनी पावरफुल डुई कुई को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट के भी डाउ वांग कमजोर नहीं थे, तो वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, और बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी युंडू कहता है, जियोयान क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सभी को मार सकते हो? क्या तुम्हें वास्तव में मौत से डर नहीं लगता? जिसके बाद वो सभी डिसाइबल्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइबल्स पूरी तरीके से फाइट को तैयार हैं। हम इस प्राइमल फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, भले हमें आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। जो सुनकर सभी डिसाइबल्स एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे उन्होंने संदीप महेश्वरी का भाषण सुन लिया हो, और वो तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जोयान कहता है, ओल्ड हाई, मैं वो 2 डू हुआंग लेवल के वॉरियर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, बचे हुए डू वांग्स को मेरे लोगों के ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद जोयान नीचे फैमिली की बॉर्डर लाइन को देखता है जो टूटने वाली होती है। हालांकि इस टाइम पे केवल लिनियर और डू वांग लेवल के वॉरियर्स अपेयर हुए थे। जोयान ने मेडुसा, ओल्डेन, गु और डू हुआंग लेवल के पावरफुल लोगों को यहाँ नहीं बुलाया था, क्योंकि जोयान अपने कुछ ट्रम्प कार्ड्स को हिडन भी रखना चाहता था मिस्टी क्लाउड सेक्ट से फाइट करते टाइम उन्हें शो करने के लिए। तभी ये सुनकर हाई बोडोंग कहते हैं, इतनी सी बात, इन 2 को मैं संभाल लूंगा। उन्हें पता था सिचुएशन ऐसी है तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद वो आगे निकलते हुए डू वांग लेवल के दोनों वॉरियर युंडू और युनसा को रोक देते हैं। तभी जॉन भी अपने ग्रीन विंग्स को फड़फड़ाते हुए सीधा ही फैमिली के नीचे की तरफ जाता है। तभी एक आवाज आती है, क्लेन लीडर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के गार्ड फैमिली के अंदर घुसने वाले हैं, वास्तव में अब हम और देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो बंदा काफी उदास होता है। तभी यापी तुरंत ही कहती है, सब लोग रुको, उनसे डायरेक्ट फाइट मत करो, एरोस को रेडी करो और कोई ब्रेकिंग एरो उनसे उन लोगों पर अटैक करो। जिस वो बंदा तुरंत ही कहता है, लेकिन अब केवल 100 से भी कम एरो बचे हैं। जिस पे यापी कहती है, सारे के सारे एरोस का यूज करो। हालांकि उसने इतना कहा ही था कि तभी ब्लैक फिगर अचानक उसके सामने अपेयर होती है, और इसके बाद वो बंदा याफी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। और इसके बाद जोयान कहता है, याफी जी आप तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई, जितना मैंने आपको 3 साल पहले देखा था। तभी याफी तुरंत ही अपने सामने वाले बंदे को देखती है जैसे उसने 3 साल पहले देखा था, लेकिन उसका एक कंपैरिजन ये लड़का अब और ज्यादा मैच्योर लग रहा होता है। और उसी टाइम पे ऐसा लगा जैसे बार बार चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी हो। और साथ साथ जियान की बात को सुनते हुए यापी का तो चेहरा लाल हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे खतरनाक लड़के, तो तुम वास्तव में आखिरकार वापस लौट ही आए। मुझे पता है इन 3 सालों में तुमने अपनी जियो फैमिली के लिए कड़ी मेहनत की है। तभी जॉन कहता है, वास्तव में मेरी जियो फैमिली को इतने सालों तक सेफ रखने के लिए ये तुम्हारे लिए भी काफी दबाव वाला रहा होगा। साथ ही जॉन को पता था अगर ये ओल्ड हाई के सपोर्ट के लिए भी नहीं होता तो वास्तव में सिचुएशन और बिगड़ सकती थी। साथ ही याफी यहाँ पे जोयान के लिए अपने दिल में थोड़ी सी शिकायत फील करती है, लेकिन जोयान की आवाज को सुन वो सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, और उसके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल आ जाती है जो पूरे के पूरे शहर को हिप्नोटाइज कर सकती थी।
जिसके बाद याफी कहती है ठीक है अब जाओ और अपने एल्डर ब्रदर से मिलो। जिसके बाद वो एक तरफ हटती है और उसके पीछे व्हील चेयर में लंबे बालों वाला एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि उसके एल्डर ब्रदर जो डिंग होते हैं। जो देखकर जो चौंकते हुए कहता है एल्डर ब्रदर। तभी जो डिंग तुरंत ही कहता है जो यान तुम वापस आ गए। छोटे साथी वास्तव में तुमने अपने बड़े भाई को निराश नहीं किया, आप हमारे जो क्लेन और फादर की रिपोर्टेशन है। तभी जो डिंग की तरफ चला जाता है और जो डिंग और जो यान दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जो डिंग को व्हील चेयर में बैठा हुआ देखकर जो यान के आके तुरंत ही सिकुड़ जाती है। जिसके बाद जॉन कहता है एल्डर ब्रदर आपका पैर। जिसपे जो डिंग तुरंत ही हंसते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, पैर में बस हल्का सा पॉइजन है जिसके कारण मैं चल नहीं पाता, लेकिन मेरे सिर और हाथ में कोई भी खतरा नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक है। जो डिंग के हल्की सी स्माइल को देखते हुए जॉन तो पूरी बॉडी में आग लग जाती है। इस टाइम पे वो फील कर सकता था कि इतने सालों तक उसके एल्डर ब्रदर को कितनी ज्यादा कठिनाई से अपनी लाइफ को व्यतीत करना पड़ा था और बाकी के मेंबर्स की रक्षा करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा था। जिसके कारण जॉन कहता है एल्डर ब्रदर ये कुछ साल आपके लिए वास्तव में काफी कठिन रहे हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही जो डिंग के सामने घुटने के बल बैठ जाता है, आंखें पूरी तरीके से लाल होती हैं। तभी जो डिंग अपनी खुरदुरी हथेली से जोयान के सिर को सहलाते हुए कहता है थर्ड ब्रदर मैं अकेला तो नहीं हूँ जिसने वास्तव में तकलीफों का सामना किया है। मुझे ये मत बताओ कि 3 साल तक तुम बस आराम करते रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा कठिन थी। तभी जोयान तुरंत अपने सिर को उठाते हुए कहता है अब चाहे कुछ भी हो फ्यूचर में एल्डर ब्रदर आपको कोई भी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही इस टाइम पे जॉन की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए होते हैं। जो देखकर जो डिंग कहते हैं अरे लड़के सबके सामने रोते हुए तुम कैसे लगोगे, और वैसे भी अब ओल्ड टाइम याद करने का टाइम नहीं है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखो। जिसके बाद जॉन तुरंत ही सिर लड़ते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और बगल में याफी की तरफ देखता है, उसकी आंखें लाल होती हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है याफी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टी क्लाउड सेक्ट और उनके लोगों को आप मेरे लिए छोड़ दो। और इतना कहने के बाद जॉन याफी के जवाब तक का इंतजार नहीं करता और हवा में तुरंत ही बाहर की तरफ उड़ता हुआ जाता है। तभी याफी कहती है अरे अलर्ट वहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट कर ही पाती कि तभी जॉन उसकी तरफ स्माइल करते हुए सिर हिलाता है और व्हाइट कलर की एक लाइन वहाँ साइन होती है और ग्रीन कलर की एक फ्लेम जो यान के हाथ में बढ़ती है और एक इनविजिबल फ्लेम चारों तरफ से गायब होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद जॉन कहता है याफी प्राइमल क्लेन के सारे मेंबर्स को पीछे हटने के लिए कहो, यहाँ पे डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर याफी चौंक जाती है, लेकिन वो रुकती बिल्कुल भी नहीं और तुरंत ही अपने हाथ से बाकी सबको पीछे खींचती है, जिससे सभी के सभी लोग तुरंत ही पीछे की तरफ आने लगते हैं। और इतना करते ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग आगे बढ़ने लगते हैं और फैमिली पर कब्जा करने लगते हैं। लेकिन तभी एक पफ की आवाज के साथ मिस्टी क्लाउड सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो राख के ढेर में बदल जाते हैं और न जाने कहां से चारों तरफ से उनके फ्लेम अपीयर हो गई होती है, जो किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रही होती, बस राख के ढेर जमीन में गिरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। साथ ही इस तरीके से रोते हुए राख के ढेर में बदलते हुए लोगों को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सभी का दिल ठंडा हो जाता है। इस टाइम पे सभी लोग देख रहे थे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग बाढ़ के पानी की तरह क्लेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन एक लिमिट तक घुसने के बाद वो पता नहीं किस चीज के कारण राख के ढेर में बदल जाते थे। इस टाइम पे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग काफी डरे हुए भी होते हैं। आखिरकार कोई ऐसी चीज जिसका ना तो रंग था, ना रूप था, ना साइज थी और वो उन्हें मारे डाल रही थी, उनकी तो पूरी की पूरी मोरल और मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है और डिसाइबल अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसीलिए इस टाइम पे सारे के सारे डिसाइबल क्लेन से तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा था कि एक ब्लैक फिगर अपीयर हुई है जो कि ऑब्वियसली अपना जोयान था और जोयान को वो ऐसे डर से देख रहे होते जैसे खून से प्यासे राक्षस को देख रहे हो। दूसरी तरफ क्लेन के मेंबर्स जो अंदर क्लेन के अंदर थे वो डिसाइबल्स को ऐसे राख में बदलते हुए देखकर तुरंत ही काफी हैरान होते हैं। उन्होंने देखा था केवल एक ही झटके में आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया, ये इंसान है कि शैतान है। दूसरी तरफ याफी भी ये देखकर काफी हैरान होती है और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया होता है। उसने जोयान से इतनी क्रूएल्टी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे पता था जोयान के ऐसे कैरेक्टर के लिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट केवल खुद को ही दोषी दे सकता था। ये बंदा पहले वाला सॉफ्ट हार्टेड जोयान नहीं है। दूसरी तरफ जोयान को इस तरीके से मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोगों की धज्जियां उड़ाता हुआ देखकर जो डिंग जरा सा भी उदास या हैरान नहीं होता, बंदा हंस रहा होता और काफी खुशी फील कर रहा होता है। साथ ही अनजाने में ही उसके दिल की जितनी भी दुख और प्रॉब्लम्स थी सारी शांत हो गई होती हैं। हालांकि याफी तभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके क्लेन के बाहर घोड़ों के तापों की आवाज सुनाई देती है और वो काली लाइन को आता हुआ देखती है और इसके बाद एक आवाज आती है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डिसाइबल्स को घेर लिया गया है, यहाँ तक कि पानी को भी उनके पास तक पहुँचने की इजाजत नहीं है। ये देखकर याफी तुरंत ही कहती क्या ये लोग इंपीरियल फैमिली के लोग हैं, रॉयल फैमिली के लोग। और इसके बाद ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर्स को वो देखती है तो कुछ शौक भी हो जाती है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है याओये की स्ट्रेटजी वास्तव में बुरी नहीं है, जब हमारी प्राइमल फैमिली डिजास्टर में थी तब तो वो आए नहीं, और अब जब जोयान आ गया सिचुएशन बदल गई तो अपनी आर्मी भेज दी। वाह,
तभी जियोडिंग भी धीरे धीरे स्माइल करते हैं कि तीसरे ब्रदर के अफेयर होते ही सिचुएशन ही बदल गई और अब तो सभी फैमिली उनकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो कहते हैं, जियोडिंग कहता है हमारी प्राइमल फैमिली को रॉयल फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा और वैसे भी हमारा एनिमी भी एक ही है। जिसपे याफी भी अपना से हिलाती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को हिलाती है तो घोड़े अंदर आते हैं और उसमें बैगनी काले गाउन को पहने हुए फिनिक्स क्राउन के साथ एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि जियामा एम्पायर के फ्यूचर की लेडी एम्परर थी, याओ ये। जिसके बाद वो कहती है मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने रूल्स को फॉलो नहीं किया और अटैक करने के लिए सेना को इकट्ठा किया है, उन सबको ले जाओ। और ऐसा कहते हुए ये आओ ये काफी गुस्से में होती है। साथ ही डिसाइबल भी काफी ज्यादा उदास होते हैं तो अपने दिल में थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रहे होते हैं कि कम से कम वो जो यान के हाथों से तो बच गए। दूसरा याओ ये भी काफी खुश होती है क्योंकि उसे पता था कि अगर ये डिसाइबल हल्का सा भी विरोध करेंगे तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी इन्हें कंट्रोल करने में, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया ये उसके लिए काफी अच्छा था। जिसके बाद याओ ये आस पास पड़ी हुई व्हाइट राख को देखती है। उसने लोगों को जलते हुए देखा था जिससे वो खुद से ही सोचती क्या सचमुच ये बंदा इतना पावरफुल है। और इसके बाद वो तुरंत ही जो यान की तरफ देखती है। जिसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करते हुए काफी सॉफ्ट तरीके से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे आपको मिस्टर यान जियो या मिस्टर जियो यान क्या कहना चाहिए। तभी जॉन जानी पहचानी लड़की को देखते हुए अपनी भौहें से कोड़ लेता है और याद करता है, लेकिन जॉन को याद नहीं आ रहा होता। तभी याफी हंसते हुए कहती है, ये प्रिंसेस याओ ये हैं, क्या आपको ये याद नहीं। हालांकि तभी याओ ये याफी को आते हुए देखती है तो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है, याफी मुझे माफ करना, मैं जल्द से जल्द आना चाहती थी लेकिन आर्मी को इकट्ठा करने में टाइम लग गया। हालांकि तभी जो यान कहता है तो ये प्रिंसेस याओ ये हैं और जॉन स्माइल कर देता है लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और इसके बाद कहता है, फिलहाल तो मेरे पास प्रिंसेस से मिलने का टाइम नहीं है। उन सब से निपटने के बाद मैं बात करता हूँ जियामा एम्पायर की फ्यूचर एम्परर लेडी। जॉन से इस तरीके के बिहेवियर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी बेचारी स्माइल करते हुए अपना से हिलाती है। और इस टाइम पे क्वांटिटी कम होने के कारण मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डाउ वांग लेवल के वॉरियर्स पहले ही आसमान में काफी बुरी तरीके से बुरी हालत में पहुंच गए होते हैं। यहाँ तक कि बैक फाइट करने के लिए भी उनके पास पावर नहीं थी। जिसके बाद जो यान तुरंत ही 4 डू वांग लेवल के वॉरियर्स की तरफ अचानक से बढ़ता है और उसकी फिगर तुरंत ही साइन होते हुए उन पर अपने पंच से अटैक करता है। और जो यान के पंचेस को खाकर डाउ वांग लेवल के वॉरियर्स सीधा ही जमीन में जाकर गिरते हैं और किसी को भी नहीं पता था ये जिंदा है या मर गए। जिसके बाद जो यान तुरंत ही अपने ऑरे को अनलेस करता है जो आसपास पूरे एरिया में फैलने लगती है। और जैसे ही जो यान अपने ऑरे को अनलेस करता है, युनसेन जो अपनी आंखें बंद करके रिट्रीट कर रहा होता है। साथ ही मिस्टी क्लाउड सेक्ट का फॉरबिडन हॉल जहाँ व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए लड़की ऑब्वियसली यूनियन अपनी आंखें खोलती है और तुरंत ही शॉक होते हुए कहती है, ये ऑरा ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये वही है। तो चलो इसी के साथ ये एपिसोड अब मैं यहीं पे ऐड करूंगा क्योंकि ये तो स्टार्टिंग थी इस नोवेल की। आप लोग बताना, इसे रिस्पांस देना, जो भी हो आपके रिस्पांस के हिसाब से मैं एक चैप्टर इसका पर डे एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, मतलब एक वीडियो। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।